नमस्कार दोस्तों, एग्जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं वीडियो का लिंक शेयर करता हूँ। तो कभी आपके पास अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुँचती है तो आप मुझसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से अगर जुड़े रहते हैं तो वहाँ पर मैं आपको लिंक जो है प्रोवाइड करवा देता हूँ। सो पहला क्वेश्चन है हमारे आज के करंट अफेयर का। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल थुम्बी महोत्सवम 2020 मनाया जाएगा? थुम्बी महोत्सवम 2020 मनाया जाएगा केरल में। केरल में पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस फेस्टिवल को थुम्बी महोत्सवम बोला जाएगा। ठीक है, थुम्बी महोत्सवम इन केस अगर आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि थुम्बी महोत्सवम कहाँ पर मनाया गया, कौन से राज्य में, तो केरल में मनाया गया। ये एक ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है। ये ड्रैगन फ्लाई होती है, आप लोग देखते होंगे इसको बचपन में जो है हम लोग इसको हेलीकॉप्टर बोल के उड़ाते थे। ठीक है, एक तरीके का कीट पतंग टाइप का होता है ये। तो ये इसके संरक्षण के लिए जो है ये पूरा फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल के आयोजन के लिए वर्ल्ड वाइड फंड की जो केरल शाखा है उसने सोसाइटी फॉर ऑर्डिनेट स्टडीज़ और थुम्बी पूर्णम के साथ समझौता किया है। तो ये जो फेस्टिवल है इसका जो आधिकारिक शुभंकर है वो है पंटालू। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पंटालू एक तरीके का यही ड्रैगन फ्लाई होता है। ठीक है, तो इसी को जो है शुभंकर बनाया गया है। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल की जो शुरुआत है वो 2018 में की गई थी देश में। इस फेस्टिवल का उद्देश्य ड्रैगन फ्लाई के संरक्षण को बढ़ावा देना है। ड्रैगन फ्लाई ऑर्डिनेट वर्ग का एक कीट होता है। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, तो ये ऑर्डिनेट वर्ग का एक कीट होता है जिसको कि हम लोग हेलीकॉप्टर भी बचपन में बोला करते थे। तो इसमें कई टाइप की प्रजातियाँ आती हैं, कई अलग अलग टाइप के अलग अलग कलर में जो है ये मिलते हैं। तो इसी के जो है संरक्षण के लिए हर साल 2018 से देश भर में इस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन केरल में जो है पहली बार इसका आयोजन इस साल से शुरू होगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं और मुख्य न्यायाधीश हैं केरल के एस मणिकुमार। ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई है? अभी रिसेंटली सगुन नाम की एक इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। जिस तरीके से कोई फंक्शन होता है, जैसे मान लीजिए मुंडन होता है या फिर किसी का बर्थडे होता है, किसी की शादी की सालगिरह होती है, इवन शादी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको सगुन देते हैं। तो अब क्या हो गया है कि यहाँ पर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने एक इस तरीके का मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है कि आप उस पॉलिसी को खरीद के किसी को भी गिफ्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो जिसको आप वो गिफ्ट देंगे उसको जो है एक तरीके का दुर्घटना बीमा जो है मिल जाएगा। तो 1 साल तक के लिए इसकी वैधता रहेगी इस बीमे की, और जिसको भी आप इसको देंगे, इस इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीद कर देंगे, उसकी उम्र 18 साल से 65 साल तक होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को सिर्फ अपने माँ बाप, भाई बहन या अपनी वाइफ के लिए खरीद सकते हैं। इसको आप किसी के लिए भी खरीद सकते हैं। इवन अगर आपके घर में सर्वेंट है, कोई काम करता है या फिर आपका कोई जानने वाला, तो उसको भी जो है आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीद कर गिफ्ट कर सकते हैं। तो उसको 1 साल का जो है इंश्योरेंस जो कवर है वो मिल जाएगा। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और एमडी और सीईओ मैंने बताया था आपको रिसेंटली नियुक्त हुए हैं नए, पीसी कांडपाल। ठीक है, और इसकी जो टैगलाइन है आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, ये ब्लू लाइन में लिखा हुआ है, सुरक्षा, ब्लू कलर में, सुरक्षा और भरोसा दोनों, ये जो है टैगलाइन है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की। ठीक है, सुरक्षा और भरोसा दोनों। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस जो बैकग्राउंड है क्या इसका कलर सही है या फिर इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैंने वाइट रखा हुआ था तो कुछ लोग कहते हैं कि वाइट से चेंज कर दीजिए। तो मैंने ग्रीन और ब्लैक दोनों करके देखे हैं। कल की वीडियो में मैंने ग्रीन किया था और आज की वीडियो में ब्लैक कर दिया है। तो आप मुझे बताइएगा कि कौन सा जो कलर है बैकग्राउंड में, ब्लैक या फिर ग्रीन, कौन सा सही लग रहा है आपको देखने में। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, तो फिर मैं वही कलर जो है आगे से अपनी जो वीडियोज़ होंगी उसमें रखूँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि अगस्त 2020 में किस देश के खिलाड़ी जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं?
सो जेम्स एंडरसन जो है वो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं, यानी कि ऑप्शन ई वाला बिल्कुल सही है। अभी रिसेंटली आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे ये जेम्स एंडरसन हैं और अभी रिसेंटली इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड है कि ये अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने ये उपलब्धि अभी रिसेंटली पाकिस्तान के कप्तान अजहर अली को आउट करके हासिल की है। याद रखिएगा कि वो सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वालों की सूची में चौथे नंबर पर हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए जो लास्ट वाला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट, इसको थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है कि अगर आप सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की सूची देखें तो पहले स्थान पे इस लिहाज से श्रीलंका के जो स्पिनर हैं मुथैया मुरलीधरन वो आते हैं। उन्होंने इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट लिए हैं। दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न आते हैं जिन्होंने कि टोटल 708 विकेट लिए हैं। और तीसरे स्थान पे भारत के अनिल कुंबले आते हैं जिन्होंने कि 619 विकेट लिए हैं। ये सभी जो है स्पिनर हैं। तो अभी तक किसी भी तेज गेंदबाज ने 600 विकेट लेने का रिकॉर्ड नहीं बनाया था, तो ये रिकॉर्ड अब जेम्स एंडरसन के नाम हो गया है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले ये पहले तेज गेंदबाज हैं। तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ये ध्यान रखिएगा। और भारत के कौन से खिलाड़ी हैं? भारत के अनिल कुंबले हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जो है विकेट लिए हैं, 619 विकेट। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का जो दावा किया है अभी रिसेंटली वो कर्नाटक की सरकार ने किया है। ठीक है, अभी जो है कुछ यहाँ पर एक फंक्शन था तो उसमें जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं उनके तरफ से ये दावा किया गया था कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला वो पहला राज्य होगा कर्नाटक। लेकिन यहाँ पर मेघालय ने भी कुछ इसी तरीके का दावा किया है। मेघालय ने भी कहा है कि वो अपने यहाँ पर सबसे पहले जो नई शिक्षा नीति आई है उसको लागू करेगा। तो देखने वाली बात होगी कौन सा राज्य पहले लागू करता है। हिमाचल प्रदेश ने भी इसी तरीके का दावा किया है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया क्योंकि काफ़ी न्यूज़पेपर ने इसको हेडलाइन बना के छापा हुआ है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब ये लागू कर देंगे तो फिर उस वक्त हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और उस वक्त जो भी आंसर होगा वो कंफर्म होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट वाला है अभी, क्योंकि कौन लागू करेगा ये अभी कंफर्म नहीं है। हालांकि दोनों ही राज्यों ने दावा कर रखा है कि वो अपने यहाँ पर सबसे पहले जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करेंगे, जो कि अभी रिसेंटली केंद्र सरकार की तरफ से मंजूर की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्नाटक और मेघालय का नाम आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि अगस्त 2020 में किस देश ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन के लिए भारत से सहयोग मांगा है? तो ये स्पुतनिक 5 जो है ये रूस की वैक्सीन है। रूस ने जो अभी रिसेंटली कोविड-19 वैक्सीन बनाई थी, ये जो है स्पुतनिक 5 उसका नाम था। जब मैंने लास्ट टाइम आपको ये क्वेश्चन करवाया था तो मैं उस वक्त जो वैक्सीन का जो नाम है वो लिखना भूल गया था। ठीक है, और आपको बताया भी नहीं था मैंने। तो यहाँ पर से आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो स्पुतनिक 5 है ये रूस की तरफ से जो कोविड-19 की जो पहली वैक्सीन लॉन्च की गई है उसका नाम है। तो आपको पता होगा कि 11 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये घोषणा की थी, ये ऐलान किया था कि उसने दुनिया की जो पहली कोरोना वैक्सीन है वो बना ली है और उसको जो है मंजूरी दे दी है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो रूस के ऊपर लगातार इस वैक्सीन को लेकर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि उसने जो भी ट्रायल है वो सही से किए हैं या नहीं किए। तो इसी वजह से रूस चाहता है कि भारत उसकी मदद करे। जो अंतिम चरण का जो ट्रायल है उसको करने में जो है भारत रूस की मदद करेगा, ऐसी मांग जो है रूस ने भारत के सामने रख रखी है। तो इन केस अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन के भी आ जाता है कि पहला जो देश है जिसने कि कोविड-19 की वैक्सीन को बनाया है, ठीक है, तो वो जो है रूस हो जाएगा। मतलब कि रूस ने रूस पहला देश है जिसने कि कोविड-19 की वैक्सीन को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि अगस्त 2020 में किस संस्थान ने शिव नाडर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर लिथियम सल्फर बैटरी विकसित की है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि आईआईटी मुंबई। अभी रिसेंटली आईआईटी मुंबई के शोधकर्ताओं ने शिव नाडर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एक लिथियम सल्फर बैटरी विकसित की है। यहाँ पर जो शोधकर्ता हैं उनका ये कहना है कि वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग में
उपयोग की जाने वाली सबसे लोकप्रिय बैटरी लिथियम आयन बैटरी की तुलना में इन्होंने जो लिथियम सल्फर बैटरी बनाई है वो 3 गुना तक अधिक ऊर्जा देने में सक्षम है। यानी कि आप सीधी भाषा में अगर आप देखें तो अगर कोई गाड़ी एक बार चार्ज करने में 300 किलोमीटर चलती है, उसमें अगर लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है, अगर वो 300 किलोमीटर चलती है तो अगर उसमें लिथियम आयन बैटरी की जगह पर आप लिथियम सल्फर बैटरी लगा दोगे तो वो 300 की जगह पर 300 गुणा 3, 300 का 3 गुना जो है ज़्यादा दूर तक जाएगी। ठीक है, तो ये जो है शोधकर्ताओं का दावा है। तो ये पूरी तरीके से पर्यावरण को ध्यान में रख के बनाई गई है। इस लिथियम सल्फर बैटरी को बनाने में पेट्रोलियम रसायन के उत्पादों जैसे कि सल्फर और कृषि वेस्ट जो तत्व होंगे, कृषि से वेस्ट जो तत्व होंगे उनका जो है उपयोग करके ये बैटरी बनाई जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो विकसित तो इन्होंने कर ली है, अब लार्ज जो मात्रा में इस बैटरी का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हैं आईआईटी मुंबई और शिव नाडर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मिलकर एक लिथियम सल्फर बैटरी विकसित की है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अगस्त 2020 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा का निधन हो गया। पास्कल लिसोबा ये कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति थे जिनका अभी रिसेंटली निधन हो गया है। 1992 से 1997 तक कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति रहे ये, और वर्ष 2001 में कांगो की हाई कोर्ट ने इनको देशद्रोह और भ्रष्टाचार के कारण 30 साल के लिए सज़ा सुनाई थी जेल की। तो आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे ये है पास्कल लिसोबा जिनका अभी रिसेंटली 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगर हम बात करते हैं कांगो गणराज्य की तो इसकी राजधानी है ब्राज़ाविले, यहाँ की मुद्रा है CFA फ्रैंक, राष्ट्रपति हैं यहाँ के वर्तमान में डेनिस ससो निगेसो, और भारत के जो राजदूत हैं कांगो गणराज्य में उनका नाम है श्री राम करण वर्मा। ठीक है, क्या नाम है? श्री राम करण वर्मा। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अगर मैं मैप में आपको दिखाऊँ कांगो गणराज्य तो ये अपना इंडिया है और यहाँ पर पड़ता है कांगो गणराज्य। यहाँ पर 2 देश बिल्कुल सेम नाम के हैं, याद रखिएगा। एक है कांगो गणराज्य और दूसरा है DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और कांगो गणराज्य को बोलेंगे इंग्लिश में रिपब्लिक ऑफ द कांगो। तो यहाँ पर बेसिकली दोनों ही नेम जो है सेम है लेकिन दोनों देश अलग अलग है, ये आपको यहाँ से याद रखना होगा। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ द कांगो ये जो है एक अलग देश है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो ये एक अलग देश है। ठीक है, तो कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है? यहाँ के, इस देश के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कृषि क्षेत्र में अपने ग्राहकों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला देश का पहला बैंक बन जाएगा या बन गया है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि ICICI बैंक। अभी रिसेंटली ICICI बैंक अपने ग्राहकों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। ICICI बैंक दुनिया के कुछ ऐसे बैंकों में शामिल हो गया है जो किसानों को इंस्टेंट लोन देने के लिए भूमि, सिंचाई और फसल पैटर्न से संबंधित विभिन्न मानदंडों को सीखने और जनसांख्यिकीय और वित्तीय मानदंडों के साथ समन्वय करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करेगा। तो इसका मतलब ये है कि सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके ये जानने की कोशिश की जाएगी कि किन क्षेत्रों में पानी का स्तर कैसा है। मतलब जो बैंक होता है वो भी लोन देने से पहले कई चीज़ों की जांच करता है कि कहीं हम जिस किसान को लोन दे रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी और वो पैसा वापस ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये एक अलग बात है कि मान लो कई आपने देखा होगा कई किसानों को लोन देते हैं बाद में फिर माफ़ हो जाता है, लेकिन ये सरकार माफ़ करती है, बैंक कोई माफ़ नहीं करता अपना पैसा। ठीक है, तो जब भी बैंक लोन देता है तो उससे पहले वो जांच करता है कि लोन देना क्या सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये जो है आप सैटेलाइट डेटा का उपयोग करेंगे, भू जल स्तर नापेंगे, इसके अलावा उस क्षेत्र की जो भौगोलिक संरचना है क्या वो कृषि के लिए उपयुक्त है, वहाँ पर जो जिस चीज़ के लिए हमसे लोन लिया जा रहा है क्या वहाँ पर उसका उत्पादन होगा या नहीं होगा। तो उन सब चीज़ों का जो डेटा है वो कलेक्ट करके ICICI बैंक लोन उपलब्ध करवाएगा किसानों को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि ये पहला बैंक है भारत का जो सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके किसानों को लोन देगा। ठीक है,
चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय ऊर्जा विनिमय के एमडी और सीईओ कौन थे जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। अभी रिसेंटली भारतीय ऊर्जा विनिमय के एमडी और सीईओ ने इस्तीफा दे दिया है और उनका नाम था राजीव श्रीवास्तव, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। उनके स्थान पर भारतीय ऊर्जा विनिमय के गैर कार्यकारी अध्यक्ष सत्यनारायण गोयल को अंतरिम एमडी और सीईओ बनाया गया है। ठीक है। जून 2020 में भारतीय ऊर्जा विनिमय ने पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। तो उस वक्त मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था। इन केस अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा जाता है कि भारत का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि भारतीय ऊर्जा विनिमय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं IEX और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इसकी स्थापना हुई थी 27 जून 2008 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि नीलकंठ भानु प्रकाश ने। अभी रिसेंटली नीलकंठ भानु प्रकाश, जो कि आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड लंदन में आयोजित मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में। तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। हैदराबाद के रहने वाले हैं, 20 साल इनकी उम्र है और ये दुनिया के सबसे तेज़ ह्यूमन कैलकुलेटर बन गए हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। भारत की तरफ से अभी तक किसी भी व्यक्ति ने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल नहीं जीता था, तो ये पहले व्यक्ति हैं गोल्ड मेडल जीतने वाले। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में नाबार्ड ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र में बिना किसी बाधा के कर्ज प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए एक कर्ज गारंटी उत्पाद की शुरुआत की है। हमको बताना है कि जो नाबार्ड है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो नाबार्ड का मुख्यालय पड़ता है मुंबई में, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। अभी रिसेंटली नाबार्ड ने एक कर्ज गारंटी उत्पाद की शुरुआत की है। इस योजना के द्वारा, इस कार्यक्रम के द्वारा जो ग्रामीण इलाकों में जो लघु और मध्यम आकार के जो सूक्ष्म वित्तीय संस्थान हैं उनको लोन उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी बैंकों से। तो एक तरीके का ये जो है लोन गारंटी योजना है, नाबार्ड की तरफ से शुरू की हुई। तो इन केस अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन के आता है कि अभी रिसेंटली निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लघु और मध्यम आकार के सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों के लिए कर्ज गारंटी उत्पाद की शुरुआत की गई है, तो किसने की है? तो ये नाबार्ड ने की है। ये आप यहाँ से ज़रूर ध्यान रखिएगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, जैसा कि मुख्यालय मैंने मुंबई बताया है, और एमडी हैं वर्तमान में इसके गोविंदा राजुलू चिंटला। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अगस्त 2020 में WHO ने किस महाद्वीप को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त होने का ऐलान किया है? अभी रिसेंटली पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किया गया है अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बताने जा रहा हूँ, तो वो आपको ज़रूर याद रखने चाहिए। अफ्रीका महाद्वीप में 2016 में नाइजीरिया में सबसे लास्ट मामला आया था सामने। नाइजीरिया में 2016 में एक आखिरी मामला आया था, उसके बाद से जो है अफ्रीका महाद्वीप में पोलियो का अभी कोई भी मामला नहीं आया है। यह दूसरी बार है जब अफ्रीका में किसी वायरस को ख़त्म किया गया है। इससे पहले 4 दशक पहले चेचक को जो है पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप से ख़त्म कर दिया गया था। तो यहाँ पर से अभी 2 ऐसे वायरस हैं, एक तो पोलियो वायरस और दूसरा कि चेचक है, जिसको कि मतलब पूरी तरीके से जो है यहाँ पर से ख़त्म कर दिया गया अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक है, भारत को 2014 में ही पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। पूरी दुनिया में अभी सिर्फ 2 ऐसे देश हैं जहाँ पर कि पोलियो के केस जो है मिलते रहते हैं, जिसमें कि एक है पाकिस्तान और दूसरा है अफ़गानिस्तान। तो अभी दुनिया के सिर्फ 2 देश हैं जहाँ पर कि जिनको कि पोलियो मुक्त नहीं घोषित किया गया है, और उसका कारण ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो अच्छी नहीं है। इसके अलावा लोगों के बीच में दुनिया भर के गलत फहमियाँ हैं पोलियो से रिलेटेड। उनको लगता है कि अगर वो अपने बच्चों को पोलियो पिलाएंगे तो उनको कई बीमारियां हो जाएंगी। तो मतलब इस टाइप का जो है उनके अंदर कई जो कहते हैं ना फेक न्यूज़ है वो वहाँ पर चलाई जाती है, जिसकी वजह से जो स्वास्थ्यकर्मी जो पोलियो पिलाने भी जाते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता,
उनको मारा जाता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए बहुत बड़ी समस्या है, और यही 2 देश भी बचे हैं पूरी दुनिया में जहाँ पर कि पोलियो वायरस अभी रिसेंटली सक्रिय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप के लिए ये कुछ देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के, ठीक है, सूडान, चाड, नाइजीरिया, नाइजर, माली, तो ये सभी देश जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में सबसे ऊपर रहा है। तो अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो ऋण दिया गया है उसका कुछ डेटा सामने आया है, और इसमें कहा गया है कि तमिलनाडु में महिलाओं को सबसे ज़्यादा ऋण जो है इस योजना के द्वारा दिए गए हैं। मुद्रा की फुल फॉर्म यहाँ पर मैंने लिखी है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी जो है ये मुद्रा का फुल फॉर्म होता है। और अभी जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें ये बोला है कि गया है कि तमिलनाडु तो सबसे ऊपर है महिलाओं को ऋण देने के मामले में, ठीक है, मुद्रा योजना के तहत। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पे है और कर्नाटक तीसरे स्थान पे है। उसके बाद चौथे स्थान पे बिहार है और 5वें स्थान पे महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर टॉप 5 राज्य मैंने लिखे हुए हैं जो कि मुद्रा योजना के तहत जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा जो है लोन दिया है महिलाओं को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो शुरुआत है वो 2015 में की गई थी। इस योजना के तहत गैर कॉरपोरेट छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। हालांकि ये जो ऋण है ये सभी के लिए है, लेकिन उसके बाद भी ये जो योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस पे खास करके फोकस किया गया है महिलाओं को। तो महिलाओं को आसानी से जो है यहाँ पर लोन दिया जाता है और कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जो है इस योजना के तहत लोन दिया जाए। मैंने आपको मुद्रा योजना के बारे में कई बार बताया है और काफ़ी डिटेल में बताया, इसलिए मैंने यहाँ पर छोटा सा एक हाईलाइट आप लोग के लिए लिख दिया है। आपको पता होगा कि मुद्रा योजना के तहत जो लोन मिलता है वो 3 अलग अलग कैटेगरी के अंदर मिलता है। एक है शिशु जिसमें कि आपको 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है। दूसरा है किशोर जिसमें कि आपको 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और तीसरा है तरुण जिसमें कि आपको 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और इसमें जो इंटरेस्ट रहता है वो 12 से 16% के बीच में रहता है। शिशु अगर आप लोन लेंगे तो इसमें अप्रॉक्सीमेट 12% के आसपास आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जबकि अगर आपको तरुण लोन मिल जाता है तो आपको 16% जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर से कई क्वेश्चन बन जाएंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 2015 में की गई थी, ये यहाँ से ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आप बात करते हैं आपके लिए, माफ़ करिएगा ये स्लाइड आपके लिए कल वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पहले ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था और मैंने आपको बोला था कि कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताओ। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। किस देश में, आपको बताना था कि किस देश में सुनहरे खोल वाले कछुए का जन्म हुआ है रिसेंटली। तो काफ़ी सिंपल था इसका, नेपाल में हुआ है सुनहरे खोल वाले एक कछुए का जन्म। तो ऑप्शन सी वाला इसका सही था। अब बात करेंगे आपके लिए आज के प्रश्न की, और इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ में कोई सजेशन होंगे तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए प्रश्न है कि भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन होंगे या कौन हैं, बता दीजिए। ठीक है, कौन हैं, तो ये आप कमेंट करके बताइए कि भारत के जो नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं वो कौन हैं। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। हम कल मिलते हैं।